अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सईद नज़ार खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ नेटवर्क का खास प्रोग्राम। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हम जिनके साथ आपको मिलाने जा रहे हैं वो एक यंग राइटर हैं, आथर हैं, जिनका नाम नौशीन हयात हबीब है, जो कि जिनका ताल्लुक श्रीनगर से है। आज के इंटरव्यू में हमने इनको मदऊ किया है, जो हमारे खास मेहमान हैं आज के इंटरव्यू में। और आज जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, और जो इन्होंने हालिया में एक किताब जो लिखी है, जो किताब जो पब्लिश हुई है, एक किताब इन्होंने कलमबंद की है। उस किताब के हवाले से जानेंगे कि क्या कुछ लिखा है उस किताब में, क्या ख्यालात इजहार किए हैं, और लोगों तक अपने जो राइटिंग के जरिए, अपने कलाम के जरिए क्या कुछ पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। इनकी किताब जो है वो इन्हीं से जानेंगे पूरी तफसील। इनकी किताब जो है मेंटल हेल्थ पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है अपनी। पहले आपका हमारे नाजरीन को अपना थोड़ा सा तारुफ दीजिए, अपने बारे में, आप कहाँ से हैं, और फिर उसके बाद आपकी किताब के बारे में जानेंगे। पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ दीजिए हमारे नाजरीन को, हमारे देखने वालों को। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मेरा नाम है नौशीन हयात हबीब और मैं श्रीनगर से हूँ और करंटली मैं सेकेंड ईयर में हूँ और पॉलिटिकल साइंस में बीए कर रही हूँ। जी, तो आप बताइए, जो अभी हाल ही में आपकी जो किताब जो पब्लिश हुई है, जो अभी आपने किताब लिखी है, तो क्या है उस किताब का नाम, क्या आपने रखा है? क्योंकि हाँ, हमने तो आपकी किताब पढ़ी, लेकिन हमारे नाजरीन अब आप ही के से जानेंगे, क्योंकि आपको मदई हमने इसलिए किया है कि आप ही की ज़बानी जाना जाए आपकी किताब के बारे में। आपकी किताब का नाम आपने क्या रखा है? जी, किताब का टाइटल है मी एंड द इमोशनल टेपेस्ट्री ऑफ सोसाइटी। और किताब जी जैसे कि आपने कहा कि मेंटल हेल्थ को लेकर कंसर्न है मेनली, तो इसमें मेंटल हेल्थ के रिलेटेड ही है, अडल्ट्स के बारे में है, ओल्डर जनरेशन, मतलब जितना भी मैं कवर कर सकती थी अलग अलग फेजेस को उतना मैंने करने की कोशिश की है। जी। जब एक आपकी जो किताब का लिखने का सफ़र भी हम जानेंगे, उससे पहले जानेंगे जो आपने टाइटल रखा है किताब का। तो इसका अनुमान, इसका मतलब क्या सोच के मतलब आपने टाइटल रखा, और कैसे आपके जहन में ये टाइटल आया? और जब किताब मुकम्मल होती है, फिर ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक स्टेप होता है, एक बड़ा सोच विचार करना पड़ता है कि आप टाइटल क्या रखें, क्योंकि आपकी किताब जो है उसका कवर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी लिखे हुए को एक कवर ही से जज किया जाता है, उसकी बाहर आपकी टाइटल से जज किया। तो आपने टाइटल में क्या, जो आपका टाइटल था वो क्या सोच के रखा, या फिर आपके टाइटल में जो जो मीनिंग निकलती है वो किताब से लिखे हुए जो आपकी राइटिंग्स हैं उससे कितना मेल खाती है? थोड़ा सा वो बताइए हमें अपने टाइटल के बारे में। जी, अगर मैं टाइटल की बात करूँ ऑनेस्टली तो इसका टाइटल मैं कुछ और रखना चाहती थी। टाइटल मैंने सोचा हुआ था आई एंड इमोशंस, मतलब क्योंकि ये बुक जो है ये मोस्टली मैंने जैसे बोला भी है पहले कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। बट जी ये जो टाइटल है फिर बाद में चेंज करना पड़ा और वो पब्लिकेशन हाउस ने अगर मैं मतलब ऑनेस्टली बोलूँ उन्होंने नहीं कहा कि ये जो टाइटल है ज्यादा सूटेबल है बिकॉज इसमें सोसाइटी का भी बहुत कुछ है, तो इसको अगर हम जी सोसाइटी के साथ लिंक्ड एक टाइटल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट एक्चुअल में जी मैं चाहती थी कि इसका टाइटल आई एंड इमोशंस रहे बिकॉज मुझे लगता था कि इसमें बहुत सी चीजें मतलब इमोशंस के रिलेटेड ही है, तो ये टाइटल सूटेबल होगा। जी। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और भी आपसे बात करेंगे। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी आपकी किताब है कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? हमारे देखने वाले, हमारे नाजरीन भी अगर आपकी किताब को पढ़ना चाहेंगे, आपके तासुरात को, आपने क्या जी कलमबंद किया है, तो ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ये कहाँ से हासिल कर सकते हैं? थोड़ी सी इसका भी खुलासा कीजिए। जी, ये मेनली आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। टाइटल जैसे मैंने बोला मी एंड द इमोशनल टेपेस्ट्री ऑफ सोसाइटी। अमेजोन जी पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी है और पोथी डॉट कॉम पे भी है और गूगल से जी इजीली कहीं से भी एक्सेसिबल है।
जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं, बैचलर्स कर रहे हैं आप पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो के फिर आपका इस कलमकारी के पीछे या जो आपने किताब लिखने का या पहला आपने जो आपकी लाइफ जर्नी में जो आपका सिलसिला शुरू हुआ लिखने का, तो पहला आपने कौन-सा आर्टिकल लिखा या फिर कब आपको ये पता चला कि नहीं मुझे लिखना चाहिए, मुझे और ज़्यादा राइटिंग्स लिखनी चाहिए और ज़्यादा आर्टिकल्स लिखने चाहिए और उसके बाद आखिरकार आप इस स्टेज पे आप पहुँचे कि अब आपको लगा कि नहीं अब मुझे किताब ही लिखनी चाहिए। थोड़ा-सा सफ़र बताइए कि कब पहला आपने क्या आर्टिकल लिखा था? क्या उसमें क्या लिखा था आपने? या फिर उसके बाद आपको आप इनकरेज कैसे हुए कि अब आगे मैं क्या लिखूँ और आगे क्या लिखूँ? थोड़ा-सा इसके बारे में तफ़सील बताइए, हमारे देखने वालों को। हाँ, तो पहले अगर मैं कहूँ कि पहले मैंने एक और बुक लिखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो पब्लिश नहीं कर पाई, क्योंकि जी, उसके बाद मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो जैसे आपने बोला वहीं से स्टार्ट हुआ। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, मेरी जर्नी मोस्टली फेलियर से ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि उस बुक को पब्लिश करने का मेरा बहुत मतलब एक ड्रीम था, बट बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स मैं वो पब्लिश नहीं कर पाई। तो उसमें भी मैंने ये सोसाइटी के लिए, लेकिन वो मोर बेस्ड थी पॉलिटिकल साइंस पे, जैसे मैंने आपको कहा कि जेंडर इक्वालिटी है, या बच्चों जी, के रिलेटेड भी कुछ-कुछ चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, सोसाइटी के रिलेटेड, अनटचेबिलिटी वगैरह। तो जी, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद से तो लगभग 1 डेढ़ साल का ब्रेक ही रहा। तो मैंने उसके जी, बाद कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट फिर मुझे एक आइडिया आया कि मेंटल हेल्थ के रिलेटेड भी मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने ट्राई करना सोचा और इस बार फाइनली ये पब्लिश हो गई। और जी, लिखने का जैसे मैं बोलूँ कि लिखने का तो पहले से ही था, लाइक राइटिंग की तरफ बहुत था, एस्से राइटिंग में पसंद थी, या अलग-अलग टॉपिक्स पे लिखना पसंद था। बोलने से ज़्यादा जी, लिखना ही पसंद था, क्योंकि मुझे जी, ऐसा जी, लगता था कि बोलने से जी, ज़्यादा इंसान लिखने लगा है। जी, जी। मेरे एक सवाल का एक पहलू अधूरा रह गया। मैं ये भी जानना चाहता था, एक तो आपने कहा आपका जो किताब का सफ़र थोड़ा-सा आपने कहा कि पहले एक किताब आप लिखना चाहते थे, वो ना हो सकी पब्लिश कुछ रीज़न्स की वजह से। उससे पहले मेरे सवाल का आधा अधूरा पन्ना ये था कि जो आपकी राइटिंग्स का सफ़र कहाँ से शुरू मतलब आपने जब स्टार्टिंग्स में कब आर्टिकल लिखना शुरू किया और वो जो आपके आर्टिकल्स थे आपको कब लगा कि नहीं अब मुझे और आर्टिकल्स लिखने चाहिए? स्टार्टिंग पहला जो आपने पीस ऑफ आर्टिकल लिखा था, वो किसके रिलेटेड था और वो क्या लिखा था और कब आपने स्टार्ट किया था? क्या जब आप कॉलेज लाइफ में आए तब स्टार्ट किया या फिर कब स्कूल टाइम मतलब आपकी जो राइटिंग का सफ़र था ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये दोबारा हमारे लाइव में जुड़े हैं, फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये। तो यही मैं बात करता कि आपने पहला जो आपका पीस ऑफ राइटिंग था, वो कब लिखा आपने? किस टाइम पे लिखा आपने? जी, वो मैंने 11th क्लास में लिखा था, 11th मिड में, जब कोविड टाइम चल रहा था। तो उस जी, टाइम पे वो लिखना स्टार्ट किया था, बिकॉज़ उस टाइम पे स्कूल्स वगैरह भी नहीं थे, तो मोस्टली इसी की तरफ ध्यान था। जी। तो वो उसमें आपने किस चीज़ का मतलब किस रिलेटेड आपने लिखा था? मतलब उसपे क्या आपका उस आर्टिकल में क्या कोशिश करना चाहते थे आप कन्वे मैसेज क्या करना चाहते थे या ऐसे ही कोई आर्टिकल था? थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। जी। वो मोस्टली जैसे मैंने आपको बोला पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड था, जी, अनटचेबिलिटी है, या जेंडर इनइक्वालिटी होती है, या जी, सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, तो उसके ऊपर ही मोस्टली बेस्ड था। लेकिन इस बुक को अगर कंपेयर करें तो ये इसका ज़्यादा कंसर्न है मेंटल हेल्थ के ऊपर, या हमें जी। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने की क्यों ज़रूरत है, एटसेट्रा। जी, तो अभी जो आपने किताब लिखी है, आपने कहा कि आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखी है। तो क्या कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगे, जो मतलब आपने हाइलाइट में रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स थे या आपने क्या कुछ ऐसा देखा सोसाइटीज़ में, फिर आपने अपनी मैसेज जो है थ्रू अपनी राइटिंग्स के थ्रू अपने किताब के थ्रू पब्लिक डोमेन में लाना चाहते थे आप लोगों के बीच में लाना चाहते थे क्या कुछ है थोड़ा बताइए अपनी किताब में आपने लिखा है
जो एक्सपीरियंस आपका है वो थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे नाजरीन के साथ। जी, अगर मैं मेन हाइलाइट्स बोलूँ तो सबसे टॉप पे आएगा पहले ही मेंटल हेल्थ, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें फिजिकल हेल्थ के साथ, अभी हम फिजिकल हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं। तो जैसे हमारे माइंड में कोई सेकंड थॉट नहीं आता है, मतलब ना जब भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम मेडिकेशन के लिए या डॉक्टर को विजिट करने के लिए हम 2 बार नहीं सोचेंगे, हम चले जाते हैं बस बिना कुछ सोचे, बिकॉज हमें पता है कि हम उस टाइम अफेक्टेड है। लेकिन मेंटल हेल्थ के टाइम ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पे हम ऐसा सोचते हैं ना कि जाएं किसी के पास या ना जाए, हम हेजिटेट करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि अब कभी कभी तो ऐसा भी होता है हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, हम सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेंटली, ये बस होता जी रहता है या हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। और इसके ऊपर जैसे मैं कहूँ कि अभी भी बहुत लोग बात करते हैं, जैसे कि आज एक मॉडर्न टाइम है, सबको अवेयरनेस है, सबको पता है कि मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है। फिर भी हम जी प्रैक्टिकल सेंस में अगर देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं, मतलब एक्चुअल में किसी के पास जाएंगे, हेल्प सीख करने की कोशिश करेंगे। जी और इसको मुझे लगता है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू, मतलब ना वो लिटरल नॉलेज होना या लिटरल इसके ऊपर बात करना, उससे ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए या प्रोफेशनल की हेल्प ली जाए अगर लग रहा है कि जरूरत है। जी जी प्रोग्राम के चलते चलते हम अपने नाज़रीन को बता दें कि आपके लिए जो कमेंट्स सेक्शन जो है आपके लिए खुला, बिल्कुल आप अपनी राय भी रख सकते हैं। आपका क्या मानना है मेंटल हेल्थ को लेके, क्योंकि हमारे इस जो जो इनने किताब लिखी है उसी पे सारा उसी के बारे में हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। इनके लिखे हुए नई किताब जो पब्लिश हुई है और इनकी जर्नी के बारे में भी कहीं कि हम बात करें। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है। हमारे जो लाइव प्रोग्राम है बिल्कुल शेयर भी साथ में कीजिए, और कमेंट्स आपकी जो कमेंट्स हैं आपकी राय जो है बहुत ज़रूरी है। आप भी बताइए कि मेंटल हेल्थ के रिलेटेड आपको क्या लगता है, आप क्या मैसेज करना चाहते हैं सोसाइटी में। अच्छा, आपकी तरफ आप लौटेंगे हम। आपने कहा कि एक समझ नहीं पाते हैं जो इश्यूज होते हैं बाकी चीज़ें। आपको क्या लगता है इन सब में अ, एक जो मेन रोल है वो किसको निभाना चाहिए जब भी ऐसे जो लोग ऐसे इस चीज़ का शिकार होते हैं मेंटल हेल्थ का। तो इस सब के बीच में इन इश्यूज से बचने के लिए, इस सब में से निकलने के लिए, इस ट्रबल में से निकलने के लिए क्या आपको लगता है क्या ऐसा सही तरीका है जो अपनाया जाए, उसके बाद फिर उसको किसी भी ऐसी ज़हनी मरीज़ ना वो बने और उससे पहले ही इस बीमारी से उसको छुटकारा मिल जाए। आपको क्या लगता है, जो आपके अपने एक्सपीरियंस हैं, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जानना चाहेंगे, आपके नज़रिया जानना चाहेंगे आप? जी, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हमें चाहिए कि हम मेंटली अफेक्टेड ना हो या मेंटली हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे लगता है घर में हमें एक ऐसा डिबेटेबल माहौल बनाना चाहिए, लाइक अडल्ट्स जो है और जो बच्चे हैं उनके बीच में बातें हो, डिस्कशंस हो। ऐसा ना हो कि कोई अलग थलग बैठ रहा है या कोई ऐसा समझता है कि मुझे कोई नहीं समझता है, क्योंकि फैमिली में भी अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं या स्पेशली टीनेजर्स होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें कोई समझ नहीं रहा है या हमारी बात कोई नहीं सुनता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है घर में। तो उनको हम फील करवाए कि उनकी भी एक वैल्यू है, उनका ओपिनियन भी मैटर करता है, उनकी बातें भी मैटर करती है। तो आपस में पेरेंट्स बैठे उनके साथ डिस्कशंस करें। और इसके अलावा तो कहीं बाहर जाया जा सकता है, वीक में कहीं बाहर प्लान करे कहीं जाने का, मतलब मेमोरीज बनाए अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ। और जी मोस्टली तो ये अगर लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो किसी प्रोफेशनल के पास जाए। ऐसा ना सोचे कि लोग क्या बोलेंगे या कहीं लोगों को ऐसा तो नहीं लगेगा कि ये पागल है या इसको कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि अभी भी मतलब उनको लगता है कि अगर कोई जा रहा है किसी साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, दैट मीन्स जी वो पागल है। बट जरूरी तो नहीं वो पागल है, हो सकता है उसको थोड़ी बहुत कुछ अभी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वो अफेक्टेड है, तो उसी को ठीक करने के लिए, ताकि फर्दर उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो जा रहा है। जी बिल्कुल। हम अपने नाजरीन के कुछ कमेंट्स भी लेने की कोशिश करेंगे। अ, एक हमारे एक लिख रहे हैं कि सादिया इकबाल लिख रही हैं, हु हैज़ बीन हर मोटिवेशन अराउंड हर इन हर सराउंडिंग्स। तो ये शायद सवाल आप ही के लिए है। और दूसरा भी इन्हीं का सेम सवाल है, हैज़ शी एवर फेस्ड इट हरसेल्फ। तो थोड़ा सा मतलब आपको जिस हिसाब से लगता है कि अगर आप अपनी जो आप
समझा, सोचा, इस जो किताब में भी लिखा, थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन के साथ जो अभी सवाल भी आया है, इस पे थोड़ा-सा अगर आप बताना चाहेंगे? जी, पहला क्वेश्चन क्या था मोटिवेशन का? Who has been her motivation around her in her surroundings? मोटिवेशन तो मतलब बहुत से लोग हैं, कुछ जी, पेरेंट्स भी है और कुछ 1-2 फ्रेंड्स भी है। जी, और जैसे मैंने इससे पहले भी एक बार बोला था, एक ऑथर है कुरत शाह, वो भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रही है। जी। तो हैज़ शी एवर फेस्ड इट हरसेल्फ, मतलब आपको कभी लगा खुद के साथ कि ऐसा मेंटल हेल्थ, जब आपको लगा कुछ कि नहीं ऐसा, मतलब ऐसा कुछ आपने खुद देखा जिसने हाँ, आप जो मतलब आप ये तो मुझे लगता है हाँ, आज के टाइम पे तो ये बहुत नॉर्मल है मतलब कोई भी जी, एक्सपीरियंस कर सकता है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है बिल्कुल, पास्ट में कि मेरे जी, साथ भी हुआ है बिकॉज़ ऑफ मतलब कोई ऐसा किसी का कोई बिहेवियर होता है जो इंसान को अफ़ेक्ट करता है। मुझे भी जी, एक बार अफ़ेक्ट किया है एक मेरी अपनी कोई एक रिलेटिव है, उसके एक बिहेवियर जी, से मुझे बहुत मैं अफ़ेक्ट हुई हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ़ अफ़ेक्ट हुई है, मेरा रूटीन जो है डेली रूटीन वो अफ़ेक्ट हुआ है। और उस टाइम पे जैसे मैंने बोला कि बेस्ट यही रहेगा कि इंसान प्रोफ़ेशनल हेल्प ही सीक करे। वो ऐसा जी। ना सोचे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है या सब ठीक हो जी, जाएगा। जी। आपकी आपकी बात पे वापस दोबारा लौटेंगे। आपने कहा था माँ-बाप का एक अहम रोल अदा होता है। एक फैमिलीज़ में जब आप जी। अपने वालिदैन के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप खुल के बात कर सकते हैं, एक टाइम होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता आज के इस बदलते इस टेक्नोलॉजी के दौर में जो जो आपका वक़्त है, जो फैमिलीज़ में आपको मिला करता था, आप अपने जो अपने बुज़ुर्ग हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे कहानियाँ, किस्से सुना करते थे और उनकी लाइफ़ एक्सपीरियंस सुना करते थे। अ, इस सोसाइटी में इन चीज़ों की कमज़ोरी आ गई है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स ही के साथ अपने कमरों ही में वक़्त गुज़ार देते हैं और वो हौसला नहीं रहता है, पेरेंट्स के बीच में वो नहीं रहती है, उनकी कन्वर्सेशंस नहीं रहती हैं कि वो तरबियत वो सीख पाएँ, जिस तरबियत की जो शुरू घर से होती है और जाके स्कूलों में उसातिज़ा तक जो जिनकी ज़िम्मेवारी होती है। क्या लगता है आपको इस इन सब का ज़िम्मेवार कौन है और हमारी सोसाइटी को वापस इन सब से जो पहले जो मोटिवेशंस मिला करती थी, उन सब में कैसे वापस कैसे जाएँ? हमारी सोसाइटी जो आगे डिजिटल वर्ल्ड में तो बढ़ गई है, तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ में जो ज़हनी शिकार हो रहे हैं, उसमें उन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आपको क्या लगता है आपका ज़हन, क्योंकि आपने जी। एक किताब लिखी है, तो आपने भी कुछ आपके नज़रिया होगा जो न आप अपना नज़रिया बताइए हमारे नाज़रीन को। तो उसके लिए मुझे लगता है जैसे मोबाइल फ़ोन्स तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स की मदद से हमें बहुत हेल्प मिलती है डेली लाइफ़ में, हम उनके बगैर तो रह नहीं सकते। बट जी, हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें जैसे मैंने बोला कि एक टाइम फिक्स किया जाए। मतलब असल में आज क्या होता है कि जो छोटा बच्चा भी अगर हम देखेंगे तो पहले से ही ना उसको मोबाइल फ़ोन के साथ एंगेज कर दिया जाता है और जी, अनफॉर्चुनेटली वो पेरेंट्स ही करते हैं इसीलिए ताकि वो एंगेज्ड रहे या ताकि वो रोए ना या उनको परेशान ना करे उनके किसी काम में। बट ये वहीं से स्टार्ट जी, होता है। अगर हम उसको फ़ोन देंगे ही नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर हम उसको फ़ोन देंगे ही नहीं या उसके सामने फ़ोन यूज़ ना करें, मेबी ये मुश्किल हो सकता है। वो ना एक कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा एक पेरेंट को इसके लिए। हो सकता है उनको अजीब लगे या उनको स्ट्रेसफुल हो जाए उनकी लाइफ़, उस बच्चे को उस टाइम हैंडल करना। जिस टाइम वो उसको फ़ोन देके ना डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे। बट अगर वो उसको जी, फ़ोन नहीं देंगे तो उसकी हेल्थ से क्या होगा कि वो एडिक्टेड नहीं होगा इस फ़ोन का। या कम से कम जो उसकी इनिशियल स्टेज है लाइफ के, उनमें उसको वो जी, फ़ोन का एक्सपोज़र, वो शॉर्ट्स वग़ैरह जो कि बहुत ही डेंजरस है एक इंसान के लिए, मेनली तो बच्चों के लिए तो और ज़्यादा डेंजरस है, वो स्क्रीन टाइम उनका और ऐसा भी नहीं है कि आप बोलेंगे कि लिमिटेड रखेंगे या 10 मिनट दे दिया या 20 मिनट दे दिया, क्योंकि बच्चा उस जी। चीज़ को नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा कि मुझे एक लिमिटेड टाइम के लिए देखना है। तो वो हम कम कर सकते हैं कि बर्थ से ही हम बच्चे को उस चीज़ नाज़रीन का के एडिक्टेड पास में ना वापस बनाएँ। लौटते हैं नाज़रीन। जी, हमारे नाज़रीन के पास में वापस लौटे। हमारे नाज़रीन, आप भी आपका क्या नज़रिया है कि फैमिली का कितना एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है? साथ-साथ में आप भी अपनी राय, अपनी जो अपना अपना नज़रिया, आपका नज़रिया कि आज के जो ज़हनी शिकार बन गए हैं हर कोई और
डिप्रेशन जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, एंजाइटी जैसी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। क्या वजूहात हैं, आपका क्या नज़रिया? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिएगा। अब आप साथ हैं नौशीन जी के पास। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी किताब में ज़्यादा किन चीज़ों का खुलासा किया है? जो किताब में आपने खुलासा किया है, वो थोड़ा-सा बताइए हमें। हाँ, जैसे अभी हमने मेंटल हेल्थ की बात की, इसके अलावा अडल्ट्स का और बच्चों का जो रिलेशनशिप है, मोस्टली मैंने जी, देखा है कि वो अक्सर टॉक्सिक ही रहता है। मैं रिलेटिव्स की मोस्टली बात कर रही हूँ, यहाँ पे पेरेंट्स की बात नहीं है। जी, रिलेटिव्स का बहुत बड़ा रोल है किसी इंसान की मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करने में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंसेस करते हैं या हमें बहुत ज्यादा जी, जज करते हैं हमारे लाइफ डिसीजंस को, हमारे पर्सनल डिसीजंस हो, हमारी फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें वो घुसना पसंद करते हैं और उसके रिलेटेड कमेंट करना पसंद करते हैं। तो ये चीजें जी, काफी हद तक मुझे लगता है आजकल रिस्पॉन्सिबल है कि एक इंसान क्यों अफेक्टेड रहता है मेंटली, क्योंकि आजकल लोग जो है ना वो जी, बाउंड्रीज का कंसेप्ट नहीं है, मतलब लोगों में वो कंसेप्ट नहीं है कि एक लिमिट है, जिस लिमिट तक मुझे उस इंसान की लाइफ में इंटरफेयर करना है, उस लिमिट से आगे मैं नहीं कर सकता या कर सकती। तो वो लिमिट अगर हम जी, रिकॉग्नाइज करें तो मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है ना, स्पेशली बच्चे या टीनेजर्स, उनकी लाइफ आसान हो सकती है। जी। क्या आपकी इस बात को हम इस तरफ ले सकते हैं कि जो आपके अपने लोग हैं कि अपनी जो बात रख के किसी को कमज़ोर साबित करना, क्या आपकी इस बात से इसके साथ मुंसलिक कर सकता हूँ कि लोग किसी को दिलासा देने के बजाय, किसी को एनकरेज करने के बजाय गिराना ही चाहते हैं, उनकी टाँगें ही खींचना चाहते हैं। अक्सर हमारी सोसाइटीज़ में होता है कि आप जब किसी की तरक्की देखते हैं तो वो आपको अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप वहाँ पे भी जाके उसकी तरक्की में रुकावट लाने की कोशिश करते हैं या इनकरेज नहीं करते हैं। तो अक्सर हमारी सोसाइटीज़ में देखें। और आपने किन-किन चीज़ों का ज़िक्र किया है आपने अपनी किताब में? वो उसका भी थोड़ा-सा खुलासा कीजिए हमारे देखने वालों को। जी, इसके अलावा तो और जैसे आपने अभी बोला कि हाँ, ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो जी, एनकरेज करने के बजाय लोगों को गिराना पसंद करते हैं या उनकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाना पसंद करते हैं। बट मुझे लगता है जी, कि हमें उन लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उन लोगों को इग्नोर किया जाए और अपनी जी, लाइफ में, अपने करियर में एक्सेल किया जाए। और जो आपको पॉजिटिविटी फील कराते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पेरेंट्स, उनको उनके साथ रहें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और जो जी, आपने अभी पूछा कि और इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा तो और यही है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि इसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। वो है जी, अबाउट माय ग्रेट ग्रैंडमदर। उनके साथ, मतलब उनकी डेथ कोविड में हुई और मैं अभी भी उनके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड ना करना रिग्रेट करती हूँ। और उसी चीज़ के ऊपर जी, बेस मैंने ये टॉपिक लिखा है, जिसमें मैं कह रही थी कि हमें जो है ना, मतलब अपने बिजी लाइफ से या जो हमारा वर्क रूटीन है उससे थोड़ा सा एफर्ट लगा के हमें थोड़ा टाइम निकालना चाहिए और अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जी। तो वक़्त हमेशा तकाज़ा करता है कि आप हमेशा आपकी लाइफ़ में एक्सक्यूज़ रहते हैं कि आपके पास वक़्त नहीं है, हमारे पास वक़्त नहीं है, तो हम किसी को वक़्त नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर आप किसी को वक़्त देना चाहें, तो आपके पास वक़्त हो सकता है। मतलब ये हमारी इस बदलते हुए वक़्त के साथ हम इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हम सोशल मीडिया पे अपना घंटा ज़रूर स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपनों को अपना वक़्त देने की ज़हमत नहीं करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। आप थोड़ा-सा बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? और उसके बाद आपके जो 11th-12th हुआ है, क्या सब्जेक्ट्स रहे आपके? उसके बाद आपने पॉलिटिकल साइंस चुना, वो क्या कुछ सोच के चुना? क्या इंटरेस्ट था आपका? थोड़ा-सा बताइए अपनी लाइफ़ के बारे में थोड़ी-सी बताइए। जी, स्कूलिंग हुई है विजन पब्लिक से 10th तक और उसके बाद जी, मीराकदल से 11th-12th में। और जी, 11th-12th में यही सब्जेक्ट्स थे, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। और जी, फिर आफ्टर 12th मैंने, ऐसा तो मेरा कोई मतलब एम नहीं था या ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था जिसके लिए मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, बट
एज अ सब्जेक्ट मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया, और कोई ऐसे स्पेसिफिक रीजन नहीं था। जी। तो आखिर पे क्योंकि वक़्त भी इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस प्रोग्राम को और ज़्यादा आगे बढ़ाएँ, तो हमारे देखने वालों को मतलब क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आप? क्योंकि अपने किताब से भी, अपनी कलम से भी आपने बहुत कुछ कन्वे करने की कोशिश की, जो आपको लगा अपने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। क्या लगता है आपको आपकी किताब कितना अच्छी साबित हो सकती है उन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस देख के समझ पाए कि इस ज़हनी तवाज़ुन से निकलने के लिए शायद कोई राह हमवार हो सकती है। क्या लगता है आपको? क्या अपने एक्सपीरियंस अपने शेयर करना चाहेंगे? अपनी इस किताब का खुलासा किस तरीके से आप करेंगे? अगर आपको मैं कहूँ इस तरह कि आप अपनी किताब का खुलासा कीजिए और हमारे नाज़रीन तक क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, जो कि मैं मैसेज आप अपनी किताब से देना चाहते थे? जी, मैसेज तो यही है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है, सबके लिए मैसेज है एज अ सोसाइटी, कि हम जी, दूसरों को सबसे पहले एनकरेज करें, अगर वो कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, या कुछ भी उनके जी, डिसीजंस हैं, उनके ओपिनियंस हैं, उनको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर जी, कोई प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाता है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, तो अगर हम उसको कुछ अच्छा तो नहीं बोल सकते, बट एटलीस्ट उसको लेकर गॉसिपिंग ना करें, या उसको लेकर ये उसको ना हाईलाइट ना करे सोसाइटी में कि ये किसी के पास जा जी, रहा है या इसको कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ का ही है कि लोगों को अपने घरों में जो है ना, मतलब अपने पेरेंट्स हो या बच्चे हो, उनको देखे, मतलब उनको नोटिस करे, उनके बिहेवियर को नोटिस करे, अगर लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो उनके साथ बैठे बात करने की कोशिश करे, या उनको हेल्प करने की कोशिश करे जितना पॉसिबल हो सके, और एक एक्ट ऑफ काइंडनेस शो करें उनकी तरफ, अगर हमें लग रहा है कि वो प्रॉब्लम में है। कभी कभार इतना ही उनके लिए काफी है कि हम उनको सिर्फ सुने, तो अगर जी। हमारे सुनने से ही वो ठीक हो सकता है, तो वो हम एफर्ट लगाएं। जी। बिल्कुल हमें भी बिल्कुल गर्व है आप जैसे जो नए यूथ है उस पे क्योंकि आप एक फीमेल है हो के आपने एक ऐसा रास्ता चुना कि आप अपने अपने जो स्किल्स हैं आपकी या फिर आपने जो अपनी दौरे ज़िंदगी में देखा उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की या फिर आपने जो समझा वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और कहीं न कहीं एक समाजी कारकुन का काम भी आपने किया क्योंकि जो एक राइटर होता है वो कहीं न कहीं समाज की अच्छे और बुरे के लिए भी ज़िम्मेवार रहता है। तो आप प्रोग्राम के चलते-चलते आखिर पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आखिर पे फिर से आपकी एक किताब का नाम जानना चाहेंगे अगर हमारे देखने वाले अगर आपकी किताब कहाँ मिलेगी? तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। जी, किताब जो है कहीं से भी मिल सकती है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मी एंड द इमोशनल टेपेस्ट्री ऑफ सोसाइटी। तो गूगल से सर्च जी। करने पे आपको मिल जाएगी ये डिफरेंट वेबसाइट्स पे। जी, मतलब ऑनलाइन अगर कोई भी ऑनलाइन परचेज़ करना चाहे तो वो ऑनलाइन किसी भी साइट से जाके आपकी बुक परचेज़ कर सकता है। तो बिल्कुल जी। अब क्योंकि वक़्त की घड़ियाँ भी बिल्कुल बड़ी नज़दीक लगी, वक़्त भी बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और ज़्यादा आगे बढ़ाएँ। लेकिन आज की जो हमारी गुफ्तगू थी नौशीन हयात हबीब से जिन्होंने एक हाल ही में एक किताब जो है कलमबंद की थी और इनकी हमने किताब के बारे में जाना, इनकी थोड़ी-सी लाइफ़ के बारे में हमने जाना। नौशीन जी आखिर पे चलते-चलते हमारे खासकर फीमेल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आज जहाँ एक तरफ हमारा यूथ गेमिंग के दलदल में जो आजकल सोशल मीडिया के दलदल में मतलब जो अपना बहुत ज़्यादा कीमती अच्छे काम भी किया लिया जा सकता है सोशल मीडिया से, लेकिन अपना ज़्यादातर वक़्त जो कीमती वक़्त जो है वो जो अपना कीमती सरमाया है वक़्त का वो गँवा देते हैं और कुछ लोग नशे की लत में पड़े हैं। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी ख़ासकर फीमेल्स के लिए क्या मैसेज रहेगी? और आप हमारे नाज़रीन देखने वालों के लिए क्या मैसेज रहेगी कि वक़्त की अहमियत आपको क्या लगती है? और इस बारे में बताइए हमारे नाज़रीन को। फीमेल्स के लिए भी सेम मैसेज रहेगा कि अगर उनको कभी अपने आप में या अपने बच्चों में या अपने सिबलिंग्स में कोई प्रॉब्लम लगती है, वो अफेक्टेड है या उनको लग रहा है वो ठीक नहीं है, तो उनके लिसनर्स बने, उनको हेल्प करें जितना हो सके। और जी, इसके अलावा जैसे आपने बोला कि स्क्रीन टाइमिंग के लिए हम एज अडल्ट्स या टीन एजर्स क्या कर सकते हैं कि इसको बंद तो नहीं किया जा सकता है, बट एक लिमिट रखें।
अगर हमें इंटरनेट का जी, यूज़ करना ही है तो एक लिमिट में करें, एक टाइम सेट करें और बाकी टाइम जो है किसी अच्छे काम में लगाएँ। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ आज के हमारे एक्चुअली इस इंटरव्यू में हमारे साथ आज जो हमारी मेहमान थी, वो नौशीन हयात हबीब जी, जो बिमना श्रीनगर से हैं, जिनने एक किताब कलमबंद की है, एक राइटर हैं, एक ऑथर हैं, यंग ऑथर हैं, जिनने मेंटल हेल्थ पे किताब लिखी थी, और आज हमने कोशिश की कि इनसे बात करें और आप नाज़रीन के ज़हन में जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कैसे मतलब इन्होंने अपनी किताब लिखी और वो उस किताब का खुलासा आप तक लाया। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने जो इंटरव्यू में हर किसी को लाया जाए जिन्होंने जो भी कोई नए कुछ काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं या कोई भी एक सोसाइटी का अहम हिस्सा है, उनको हम लाने की कोशिश करते हैं, एक नए मेहमान को लाने की। बहुत-बहुत शुक्रिया नौशीन हयात जी अपना कीमती वक़्त देने के लिए और हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अब अब मुझे भी दीजिए इजाज़त अपने